नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। ऑपरेशन लोटस बरकरार। या तो डरो या तो मरो। ईडी का प्रकोप लगातार जारी। आज लालू यादव, उनकी बेटी मीसा भारती को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। 19 जनवरी को ही समन्स इशू हो गए थे, जिसमें 29 तारीख को लालू यादव को आना था ईडी कार्यालय, और 30 जनवरी को तेजस्वी मीसा को भी आज है। जो लालू जी की पत्नी है राबड़ी जी, उनके निवास स्थान पर यह समन्स इशू किया गया था, और आज पटना बैंक रोड स्थित जो ईडी का ऑफिस है, वहां लालू यादव की पेशी होगी। भारी तादाद में आरजेडी की कार्यकर्ता लालू के साथ जाएंगे, क्योंकि बंगाल में जब ईडी के अधिकारियों पे हमला हुआ, उसके बाद जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन झारखंड में हेमंत सोरेन के लोगों ने किया। उसके बाद कहीं ना कहीं यदि केंद्र सरकार ईडी का प्रेशर बनाती है, तो फिर अपने समर्थकों का प्रेशर भी ये लोग बनाएंगे। सबसे पहले समर्थकों का प्रेशर महाराष्ट्र में शरद पवार को जब ईडी का नोटिस गया, तब उन्होंने जिस हिसाब से ईडी के कार्यालय पे अपने निवास स्थान से मार्च करने का तय किया, हजारों की तादाद में मुंबई में जब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तब ईडी ने अपना नोटिस भी वापस लिया और पुलिस प्रशासन ने मिन्नतें करके शरद पवार जी की वो जो मार्च था उसको कैंसिल करवाया। वैसे भी उस केस में शरद पवार का नाम था भी नहीं। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे, जिन 107 लोगों पे ईडी को नोटिस देना था, एफआईआर दर्ज करनी थी, उसमें शरद जी का नाम नहीं था। लेकिन ये फिर वही ऑपरेशन लोटस के तहत एक गेम प्लान हुआ, लेकिन शरद पवार ने उसको उल्टा फिरवाया, और फिर वहां जो राजनीति हुई वो आप सब जानते हैं। कल तक नीतीश कुमार ईडी के इन नोटिसों को, 19 तारीख को जब ये नोटिस गए, तब ये केंद्र सरकार की प्रताड़ना कह रहे थे, लालू यादव के साथ हिमालय जैसे खड़े होने की बात कर रहे थे। आज उनका पुलिस प्रशासन, क्योंकि अब वो एनडीए की सरकार बन गए हैं एक दिन में, अब उनकी पुलिस लालू के कार्यकर्ताओं को रोकेगी। यकीनन ये लालू के लिए संकट की घड़ी है, आरजेडी के लिए परीक्षा की घड़ी है, इंडिया गठबंधन के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि प्रशासन साथ होना और प्रशासन खिलाफ होना, ये बहुत दो अलग अलग मायने होते हैं। और ये जब राज्य सरकार आपके साथ खड़ी होती है, तो लड़ने के लिए बल मिलता है। अब जब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के सुरों में सुर मिलाती है, तो फिर आपको तकलीफ होना जायज है। आज हेमंत सोरेन के दिल्ली रेसिडेंस पर भी ईडी के लोग पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन भी रांची से दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अब हेमंत सोरेन, ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और रोहित पवार, जो ग्रैंडसन है शरद पवार के, वो लगातार रडार पे हैं। महाराष्ट्र एसटीसी ने आदित्य ठाकरे को रडार पे लिया हुआ है। दक्षिण में स्टैलिन के लोग भी ईडी के रडार पे हैं। एन केन प्रकरण, किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन ध्वस्त होना चाहिए, तभी 2024 की जीत सुनिश्चित है, ये भाजपा जान चुकी है। इसलिए इंडिया गठबंधन के जो बड़े प्लेयर्स हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, कांग्रेस स्वयं, इनको कैसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं, ये देखा जा रहा है। यदि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई, तो बाकी क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल तो वैसे भी भाजपा नहीं चाहती। जेपी नड्डा ने पहले भी कहा था कि क्षेत्रीय दल समाप्त होने चाहिए, और उसी ओर भाजपा सक्रिय है। ऐसे में वो चाहती है कि बिना दांत की कांग्रेस यदि उनके सामने आए, तो वर्ष सालों साल भाजपा सत्ता में रह सकती है। ये बड़े गेम प्लान के तहत ये सारी योजनाएं चल रही हैं।
आम आदमी पार्टी लगातार ईडी का प्रकोप झेल रही है। दिल्ली में ऑपरेशन कमल के तहत एमएलएज भी खरीदने का प्रयास हुआ, लेकिन वहां पर भी कहीं न कहीं अब स्थिति कंट्रोल में है। अब जब पैसे से खरीदा नहीं जाता, ईडी का प्रकोप तो पहले भी चल रहा है। ऐसे में फिर मुझे लगता है शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, ममता, कांग्रेस, कम से कम ये तो बड़े प्लेयर है जो इकट्ठा होके साथ में ईडी के साथ लड़ेंगे। सवाल है कि बिहार में जो ईडी का केस है, बहुत पुराना केस है, सीबीआई का केस है बेसिकली। ये केस जब लालू यादव जब मंत्री अ, रेलवे मंत्री थे, तब की नौकरी के एवज में जमीन लेने का आरोप है। सीबीआई ने पहले ही आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई के बाद ईडी एक्टिव हो गई है और फिर ईडी ने अलग मनी लॉन्ड्रिंग और इसको लेके लगातार समझ दे रही है और लालू यादव के परिवार में शायद ही कोई है जो अभी बचा नहीं। कुल मिलाकर सवाल ये भी उठता है कि बिहार में और भी रेड्स हुई थी और उस रेड का क्या है? उस रेड के तहत जो लोग जनता दल यूनाइटेड के घेरे गए थे, उनका क्या? शाह एक अ, एमएलसी थे, जो बहुत ही नज़दीक माने जाते थे नीतीश कुमार के और उनके फार्म हाउस से एक लाल डायरी मिली। सितंबर में उन पे रेड हुई। इसके पहले जून और जुलाई में लल्लन सिंह और उनके वित्त मंत्री नीतीश कुमार के, उनके साले के यहाँ रेड हुई। उस रेड के बारे में ईडी चुप है। उसके बाद वो लाल डायरी का कोई ज़िक्र होता नहीं। शायद इसी को डर कहते हैं। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन या बिहार में विपक्ष परिवर्तन कहें हम, नीतीश बाबू तो लगातार सत्ता में हैं। कभी विपक्ष में बीजेपी होती है, तो कभी विपक्ष में आरजेडी होती है। इस बार फिर आरजेडी विपक्ष में आ गई। तो बिहार में जो विपक्ष परिवर्तन होता है, क्या इसमें ईडी का कोई रोल है? ये भी देखा जा रहा है। क्योंकि ऐसा कोई कारण नीतीश कुमार अभी तक नहीं बता पाए कि उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ के भाजपा का साथ क्यों पकड़ा। इंडिया गठबंधन छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी छोड़ने का मतलब क्या था? यही उन्हें अ, एक जगह है जहाँ उनके पास कोई स जवाब नहीं। वो ज़रूर कहते हैं कि वहाँ पे ठीक से मुझे काम करने नहीं देते, लेकिन पूरे बिहार की जनता और सब लोग जानते हैं कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार सिंगल हैंडेडली सरकार चला रहे थे, नीतीश कुमार जब चाहे तब रिशफल करते थे, किसी के भी पोर्टफोलियो कहीं से भी शिफ्ट करते थे, लेकिन एक आवाज़ भी आरजेडी से नहीं आती। आरजेडी नीतीश कुमार के हर फैसले को मुख्यमंत्री का फैसला और ये हमारा फैसला है, ऐसा कह के एंडोर्स करती थी। पब्लिकली इस बार आरजेडी ने कोई जगह नहीं छोड़ी, जहाँ आरजेडी पे हमला कर सकते हैं। कुल मिला के यदि भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो फिर आपको एक्शन लेनी थी। आप परिवारवाद पे तो उस दिन भाषण में बोल गए, आप भ्रष्टाचार पे भी बोल दिए। आप कहते हैं कि तेजस्वी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन वो जब जगह ही नहीं थी, तो बोलेंगे कहाँ से? कुल मिलाकर लगता है ईडी के अब प्रकोप या ईडी के समन्स और जारी होंगे और पूछताछ जारी होगी। हो सकता है तेजस्वी को अरेस्ट भी किया जाए, क्योंकि लालू और तेजस्वी यदि जेल में रहते हैं, तो फिर आरजेडी का लोकसभा चुनाव में सामने लड़ने वाला सेनापति नहीं होगा, क्योंकि जेल से ही आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। खुद के तो चुनाव जेल से आप लड़ पाओगे, तेजस्वी को यदि चुनाव लड़ना है तो। लेकिन पार्टी की बागडोर कौन सँभालेगा? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है और बीजेपी का यही प्रयास है कि चुनाव तक कम से कम तेजस्वी जेल में रहे, सोरेन जेल में रहे, तो और केजरीवाल जेल में रहे, तो कहीं न कहीं पंजाब, दिल्ली, गुजरात में केजरीवाल की थोड़ी वजह से थोड़ी सहूलत हो जाएगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रकोप से बीजेपी को मुक्ति मिल जाएगी और ममता ने तो अकेले लड़ने का हुंकार भरा है। बीजेपी को लगता है उससे उनका फ़ायदा हो जाएगा। कुल मिला के ममता पे प्रेशर कम होगा। नीतीश के नज़दीक से जो रेड हुई है, उसका कोई ज़िक्र अब कम से कम तब तक नहीं होगा, जब तक नीतीश बाबू लगातार भाजपा की जय बोलते हुए, जय श्री राम के नारे के साथ भगवा पहने बिहार पे राज करेंगे।
कुल मिलाकर अब आने वाले समय में, खासकर फरवरी-मार्च में, कई विपक्ष के नेता जेल में जाते हुए दिखेंगे। उसके बाद लंबा समय जेल में रह सकते हैं। जेल में रहने के बाद जब वो छूटते हैं, तो ज़मानत जैसी होती जाए। संजय राउत को ज़मानत हुई, या अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, वो तक जेल में रह चुके हैं 1 साल। उसके बाद जब ज़मानत दी गई, तो कोर्ट ने यही कहा कि इन पे तो केस ही नहीं बनता था, इनको जेल में रखा क्यों? लेकिन ईडी का जो पीएमएलए का केस होता है, वो इतना पेचीदा हो जाता है कि जिसमें ज़मानत थोड़ी-सी देर से ही मिलती है। यही समय का टाइमिंग खेल है। ये टाइमिंग यदि ये लोग जेल में रहे, तो वही आपातकाल की स्थिति याद आएगी, जहाँ बहुत सारे लोग जेल से चुनाव लड़े थे। लेकिन तब जनता उनके साथ थी। इस बार राम जन्मभूमि के इस राम की जयघोष के साथ और लगातार अलग-अलग जगह पे जो लोग भाजपा के साथ डर के मारे पलटी खा रहे हैं, उनके सामर्थ्य के साथ क्या भाजपा इस बार फिर 300 पार करेगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन बिहार का रण बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। आरजेडी का कार्यकर्ता कितनी ताकत के साथ लड़ेगा, कांग्रेस कितना साथ देगी, बाकी छोटे दल कितना साथ देंगे, रामविलास पासवान का कुनबा क्या अप्रोच करेगा, सीट बँटवारा वहाँ पे भी होना है। वहाँ पे भी थोड़ा कष्टमय चीज़ें दिखाई देती है। यदि रामविलास पासवान का कुनबा अलग होता है या सभी सीटों पे लड़ता है, तो फिर नीतीश के लिए तकलीफ होती है। बीजेपी तो अपनी सीटें बरकरार रखेगी। कुल मिलाकर ईडी का कल सरकार बनी, कल आरजेडी सरकार से बाहर आई, कल तक सरकार में सत्ता में बनी हुई आरजेडी आज विपक्ष में बैठी, और उसके बाद तुरंत आज, हालाँकि ये पहले से डेट तय थी, लेकिन टाइमिंग ऐसा हुआ कि जिस दिन लालू को ईडी के दफ्तर में पेश होना था, 1 दिन पहले नीतीश ने पाला और सरकार बनाई। आज लालू जी की बेटी का एक जो ट्वीट है, वो पढ़ने लायक है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा, रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य के ही ट्वीट थे, जिससे कहा जाता है कि नीतीश जी बड़े आहत थे। और रोहिणी का आज फिर एक ट्वीट आया, सबको मालूम है कि पापा की हालत क्या है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ो, ये गुदड़ी का लालू शेर अकेला है, कमजोर नहीं। ये बहुत बड़ा मायना है। शेर अकेला है, कमजोर नहीं। तो इस शेर के साथ बिहार की ताकत कितनी है, ये भी समय-समय पे दिखेगी। अब इस पर ये भी देखना होगा कि इंडिया गठबंधन नीतीश के जाने के बाद क्या कोई बड़ी बैठक बुलाने वाली है? या फिर से एकजुटता का कोई संदेश जनता के बीच में देखना है? देखना बहुत कुछ है, लेकिन हमारी नज़र लगातार ईडी पे रहेगी। ईडी के उन केसेस पे भी रहेगी, ये जो अब फाइल है, ड्रॉअर में चली जाए, गई होगी। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।